राइट। तो यानी इसका मतलब ये है कि 25,000 एक राइट सर्कमस्टांसेस में वीज़ा दिलवा देता है, और 1 लाख प्लस या 6 फिगर वाली सैलरी एक रॉन्ग सर्कमस्टांसेस में वीज़ा डिनाई भी करवा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। वीज़ा के लिए हमारे पास कितनी सैलरी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, और इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप पुराने दर्शक होंगे, आप समझ गए होंगे, पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन यकीन मानिए ऐसे काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं जो कहते हैं कि सर हमारा बिज़नेस है, हमें बताइए कितनी सैलरी चाहिए, हम तो कैश में करते हैं। या कई कहते हैं वो हमारा काम है, आप सैलरी बताइए कितनी होनी चाहिए, या क्या सैलरी हम लें अपने ऑफिस से जिससे हमारा वो वीज़ा मिलने में हमें आसानी मिले, या फिर नेक्स्ट सर मैं जॉब चेंज करने वाला हूँ, अगली जॉब कितनी सैलरी की हो जिससे मेरे वीज़ा में हेल्प मिले। ऐसा क्वेश्चन आता है। या अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है ये, क्या सैलरी के बेस पे वीज़ा मिलते हैं? क्या एक्चुअल में रियलिटी है? ये बिल्कुल सच है जी, सैलरी के बेस पे वीज़ा डेफिनेटली कंसिडर होते हैं। तो अब इसका कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल या कोई ऐसा पैराडाइम नहीं है जो किसी एम्बेसी ने ऑफिशियली कभी रिलीज़ कराओ कि भाई अगर आपके पास इतनी सैलरी है तो आइए हम आपको टूरिस्ट वीज़ा देंगे। हाँ, सैलरी की बाउंडेशंस अलग वीज़ा कैटेगरीज में ज़रूर है। जैसे कोई पैसिव इनकम वीज़ा लेता है, या रिटायरमेंट वीज़ा लेता है, या ऑल्टरनेट इनकम वीज़ा लेता है, तो उसमें डेफिनेटली एक सेट है कि हाँ भाई आपकी इतने यूरो की या इतने डॉलर की सैलरी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, क्या उसमें भी ऐसा कोई बेंचमार्क है या उसमें भी ऐसा कोई प्रोटोकॉल है? यूजुअली हमने ये देखा है कि आपकी अगर सैलरी अच्छी है, आपका ट्रैवल रिकॉर्ड अच्छा है, आपके होम टाइज अपने देश में इंडिया में अच्छे हैं, तो आपको वीज़ा मिल जाते हैं। तो होम टाइज यानी फैमिली वगैरह का होना, ट्रैवल मतलब आपने कहाँ पहले ट्रैवल किया हुआ है, और सैलरी अच्छी होने से क्या मतलब है कि जब कोई पर्सन यहाँ पे एक रीज़नेबल सैलरी कमा रहा होता है तो काउंसलर को लगता है कि अगर ये हमारे देश में जाएगा, स्टार्टिंग में इसे भी वहाँ पर इतनी मिलेगी, तो डेफिनेटली वहाँ पर तो इसके खर्चे ही खर्चे होंगे, या तो कोई खर्चे होंगे नहीं या कम होंगे, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है सैलरी में, या कोई खास जंप नहीं है सैलरी में, तो इस पर्सन के वीज़ा डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम हैं। ये हो जाता है। यानी सैलरी अगर हम शेंगेन से स्टार्ट करते हैं, शेंगेन वीज़ा की बात करें तो 50,000, 45, 50, 60, मतलब ये कि कॉमन बेंचमार्क है। अगर आप इस सैलरी पे अप्लाई करते हैं तो ये कि रीज़नेबल सैलरी मानी जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम इंडिया में 23,000 रुपीज़ में अपना सारा खर्चा निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग हाउस रेंट। अगर वो भी किसी ने नहीं पे करना तो वो और कम हो जाएगा। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का रिकॉर्ड है। इसे आप बिल्कुल टायर 1 सिटीज़ में, बिल्कुल आप दिल्ली के कनॉट प्लेस या फिर मुंबई के कोलाबा वाले रेट ना यहाँ पर देखें, एक रेगुलर जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। तो अगर कोई 23,000 रुपीज़ कमाता है तो आराम से अपना खर्चा वर्चा अच्छे से निकाल सकता है। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ये कहती है, ये मिनिमम स्केल पे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मानना है कि आपकी सैलरी अगर थोड़ा सा इसे डबल है, यानी 46,000 या 45,000 मिनिमम है, तो ये बेंचमार्क सेट करता है आपके यहाँ पे अच्छे से रहने का। मतलब आप जो है यहाँ पे अपने सारे खर्चे मीट कर रहे हैं, यू आर लिविंग एज अ मिडिल इनकम पर्सन हेयर। 45,000 रुपये में देखें तो $550 बन जाते हैं। $550 इज़ फाइन, देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया में आपके सारे खर्चे निकल जाते हैं। अब 45,000 एक मिनिमम बेंचमार्क है, बट ये कब फॉल हो सकता है? अगर आपकी फैमिली पे कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर आप कहते हैं जी मेरे 2 बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है, या मेरे पेरेंट्स हैं मेरे पे डिपेंडेंट हैं, फिर आपकी सैलरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। यूके की बात करें तो शेंगेन वाला ही ऑलमोस्ट सिनेरियो वहाँ पर भी फॉलो होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमारा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में सैलरी आपकी 70 प्लस होनी चाहिए। 60 भी अवॉइडेबल है, 70 या 80 हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी आपकी 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अबव सैलरी होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। हम आज के रेट के हिसाब से 60-65 के आसपास, 1000 के आसपास आपका हो जाना चाहिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है ऊपर 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाए। तो अकॉर्डिंगली 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर आप इंडिया में कमा रहे हैं, दैट इज़ अ सफिशिएंट सैलरी इन इंडिया। तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है वो थोड़ा सा कंसिडरेबल हो जाता है। आप कनाडा पे जाएँ तो सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया वाला बेंचमार्क कनाडा में भी फॉलो किया जाएगा। यूएसए में एज सच कोई नहीं है सैलरी की कोई बाउंडेशन कि आपको ऐसा ही सैलरी होना चाहिए। यूएसए इज़ बेसिकली मोर अबाउट योर स्टेचर एंड ट्रैवल हिस्ट्री। आपने अच्छा सा बहुत कुछ ट्रैवल किया हुआ है तो उससे भी आपको कंसिडरेशन मिलती है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। कोई ये जैसा मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि 45 है तो ही वीज़ा मिलेंगे। 25,000 वालों को भी वीज़ा मिलते हैं, हमने देखे हैं, बिल्कुल मिलते हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि 80,000 होगी तो सैलरी मिल ही जाएगी, नो। हमने 80,000 छोड़िए, लाख से ऊपर वालों के भी वीज़ा रिजेक्ट होते हुए आराम से देखे हैं, राइट। तो यानी इसका मतलब ये है कि 25,000 एक राइट सर्कमस्टांसेस में वीज़ा दिलवा देता है, और 1 लाख प्लस या 6 फिगर वाली सैलरी एक रॉन्ग सर्कमस्टांसेस में वीज़ा डिनाई भी करवा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि सर्कमस्टांसेस हमारे अच्छे हैं, सैलरी कम है तो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह या डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, तो और भी अच्छी बात है, उसको शो करें। अगर सैलरी कम है तो उसको ज़्यादा शो करें, ओके। और अगर सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है तो मेक श्योर कि जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है उस कंपनी के सारे पेपर वर्क अच्छे होने चाहिए, मतलब आपका सैलरी स्लिप बाकायदा हो, अच्छा हो, उस कंपनी की कोई ना कोई रेपुटेशन हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक एडिशनल पर्क है ये। ऐसा नहीं कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर होती है तो एक एडिशनल पर्क है कि आप अच्छी स्टेबल जगह एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इसे डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। इतनी अच्छी सैलरी को किसी फॉरेन कंट्री के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, ऐसा माना जाता है। और अगर पहले से ही आपने ट्रैवल किया होता है तो उसका एक एडवांटेज मिल जाता है, आपके रिकॉर्ड को देखते हुए एक एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अब उस केस में क्या सैलरीज होगी? सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, मोर और लेस फिगर्स शुड रिमेन सेम एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस आर मेट। अगर आपके ऊपर 6 लोग डिपेंडेंट हैं और आपकी सैलरी 1 लाख है तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने बोला जी मेरे 4 किड्स हैं या 5 किड्स हैं या मेरे 3 किड्स हैं, मेरी वाइफ हाउस वाइफ है, मम्मी पापा मेरे पे डिपेंडेंट है, उस केस में 1 लाख की सैलरी भी काउंसलर को लग सकता है कि कम है। और ऑन द अदर हैंड आप बोलते हैं मैं 40-45,000 मैं सोलो हूँ, सिंगल हूँ, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मोर ओवर मैंने इतना ट्रैवल भी किया हुआ है, मोर ओवर मेरे नाम पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी हैं, तो प्लीज़ आप मुझे वीज़ा ग्रांट करें। तो हमारे अकॉर्डिंग ऐसे केस में वीज़ा मिलने के चांस थोड़े से बेटर हो जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट सर्कमस्टांसेस, क्रिएटिंग द राइट सर्कमस्टांसेस, बस यही है। तो एक सैलरी को बहुत ही ज़्यादा एक पत्थर की लकीर ना बना करके हमें अपनी ओवरऑल प्रोफाइल पे काम करना चाहिए। आपकी प्रोफाइल अगर बिज़नेस की है या जॉब की है, जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे आप सैलरी स्लिप अगर ले रहे हैं तो उसको लगाएं ना, वो अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं लगा रहे आप। सिमिलरली अगर आपका बिज़नेस कहीं पर रजिस्टर्ड है, ट्रेड लाइसेंस है आपके पास, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड GST है आपके पास, तो उसको साथ में अटैच करें। एक पार्टनरशिप डीड काफ़ी नहीं होगी, MCA का रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी कोई ना कोई प्रूफ लगाइए। ये अच्छी चीज़ें होती हैं। आप अपने बिजनेस की रेपुटेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इससे। करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसको लगाइए। करंट अकाउंट यूज़ करना इस एडिशनल पर्क। आप ये ना सोचें मेरी उसमें एक्टिविटी कम है मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है उसमें एक्टिविटी कम है तो रुक जाइए, वीज़ा ना लगाइए, पहले एक्टिविटी पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेकर आइए, फिर उसके बाद वीज़ा लगा दीजिए थोड़े दिन बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर आप इस पर प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करना चाहिए, तो डेफिनेटली वी आर अवेलेबल। इन दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट करें, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। अदरवाइज इस चैनल पे जुड़े रहिए, आप अपने आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सैलरी का स्ट्रक्चर आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ के ऊपर अगर आपके डाउट अभी भी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनसे मेंशन करें। फ्यूचर में इसके आंसर्स लेके हम फिर से इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।